हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का। हम ये सीरीज चला रहे हैं। इकाई 1 का घ है ऊर्जा संसाधन। संसाधन में आपका ऊर्जा संसाधन है, और इससे पहले भी हमने खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा है, और उससे पहले भी हमने वन और वन्यजीव और जो है जल, भूमि, इन सारी बातों को हमने पहले पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर था खनिज संसाधन। वहाँ आपको हमने कहा कि 1-2 बार आप उसको देखिएगा ताकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऊर्जा संसाधन, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि विद्यालय में बच्चों की भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। ये भी टीबीसी का बुक है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही थी। इसके लिए बच्चे कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। भाषण का विषय था ऊर्जा संसाधन। क्या है? ऊर्जा संसाधन। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे इसके लिए काफ़ी उत्साहित थे। उद्घोषक की आवाज़ के साथ ही शांति छा गई। उद्घोषक ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। आज इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर कई बच्चे आकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इससे पहले मैं सुषमा को अपनी बात रखने के लिए बुलाता हूँ। इसमें जो है सबसे पहले आपको सुषमा को, किसको? तो सुषमा को। आगे है कि सभी श्रोताओं ने ताली बजाकर सुषमा का स्वागत किया। सुषमा ने कहा, आदरणीय शिक्षकवृंद, भाइयों एवं बहनों, ऊर्जा की आवश्यकता हमें प्रारंभिक काल से हो रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा। परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी हम उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा इन साधनों को वृहद रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है। ऊर्जा के इन साधनों को कितने रूप में? 2 वर्गों में रखा जाता है। एक परंपरागत स्रोत, एक गैर परंपरागत स्रोत। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किस स्रोत के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या है? परंपरागत। ये क्या है? और नवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि को शामिल किया जाता है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी क्या है? और नवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का एक बार उपयोग हो जाने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। उनका नवीकरण या पुनर्चक्रण संभव नहीं होता। कुल भंडार में से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसीलिए यह क्षयशील संसाधन है। धन्यवाद। ये क्षयशील संसाधन है ना, उसके बाद ये चली जाती है। तो आप समझ गए कि ऊर्जा कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और जल विद्युत भी आता है जो कि और नवीकरणीय स्रोत है। इसमें आपको क्या करना है कि जिसका पुनर्चक्रण होता है, तो कोयला का पुनर्चक्रण नहीं होगा, प्राकृतिक गैस का पुनर्चक्रण नहीं होगा, पेट्रोलियम का पुनर्चक्रण नहीं होगा। ये संभव नहीं है, ये घटते हुए चला जाता है, क्षयशील संसाधन है। आगे हम चलेंगे। उद्घोषक ने पुनः कहा, अब अब्दुल आपके सामने कोयला, जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, के बारे में विस्तृत से बताएंगे। और अब्दुल ने स्टेज पर आकर सभी का अभिवादन किया और बोला कि भारत में कोयला शक्ति का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जानते हैं, भारत में कोयला शक्ति या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देश में इसका कुल भंडार लगभग 26,456 करोड़ टन है। कोयला एक अवसादी चट्टान है जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब जाने से बनी है। क्या है ये? तो ये अवसादी चट्टान है, और जो वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं ये भूगर्भिक, मतलब उसके अंदर किसी, जैसे कि भूकंप आया, जैसे कि जो है यहाँ पर भू धसाव हुआ, ये सब से जो नीचे जाकर धस जाता है और लाखों सालों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में, कोयला बनने में। तो ये अवसादी चट्टान है। क्या ये? अवसादी चट्टान है। देखिए, अब्दुल ने कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4
वर्गों में जानकारी दी। ये सारे जो हैं आपको याद रखने हैं। यहाँ से लगभग जो है बराबर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 कौन कौन से भाग हैं कोयले के? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे सुंदर कौन? तो एंथ्रासाइट, 90% से ऊपर की मात्रा कार्बन में इसकी। बिटुमिनस में कितना? 60 से 80%। लिग्नाइट में 50 से 70 और पीट कोयला में 50% मात्र कार्बन की मात्रा। ये याद रखेंगे। सबसे अच्छा कौन सा कोयला? तो एंथ्रासाइट, तब बिटुमिनस, तब लिग्नाइट, तब पीट। आपको मिलाने के लिए भी दे देता है कि किसके बाद कौन होगा, बढ़ते और घटते क्रम में बताइए। देखिए, कोयला उत्पादन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत का स्थान प्रमुख है। भारत में कोयला गोंडवाना, याद रखिए कहाँ? गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में, कहाँ? गोंडवाना समूह में है। और इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों के भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। तो भ्रंश घाटी क्या होता है? धसाव वाला, ये जो होता है ना, ये जो घाटी है, ये क्या? भ्रंश घाटी है। तो ये समझ गए। तो भ्रंश घाटियों में ये पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कोयला का। कहाँ उत्पादक में? तो झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, ये झारखंड के क्षेत्र में आएगा। छत्तीसगढ़ चलेंगे तो चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिरमिरी, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, कहाँ का? उड़ीसा का तालचर। और छत्तीसगढ़ में चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिरी और कोरबा। और पश्चिम बंगाल में चलेंगे तो रानीगंज, मध्य प्रदेश में सिगरौली और सोहागपुर और उमरिया, मोहपानी एवं महाराष्ट्र में चांदावर्धा और कापांटी एवं वर्दर प्रमुख है। टर्शियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। कहाँ? टर्शियरी कालीन जो कोयला है ये। और टर्शियरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। देखेंगे लिग्नाइट जो कोयला है वो उत्पादक तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। सभी ने पुनः तालियां बजाई। उद्घोषक ने पुनः घोषणा, अब सुखविंदर आएंगे तथा पेट्रोलियम जो मानव के जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है के बारे में विस्तार से आपके सामने रखेंगे। सुखविंदर के आते ही सभी बच्चे जोर से तालियां बजाते हैं और सुखविंदर ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात रखनी शुरू की। देखेंगे पेट्रोल के बारे में बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से जो है क्वेश्चन डिगबोई बारे में आपको बहुत बार जो है आप प्रीवियस ईयर निकालिए। देखिए भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 ईस्वी में पता चला। कब? तो 1866 में। और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। कहाँ? तो 1890 में डिगबोई, असम में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद 1890 के बाद 1959 में खंभात के क्षेत्र में और फिर 1995 में मुंबई हाई के क्षेत्र में यह पता चलता है। ये तीनों आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। 1890 याद रखिएगा डिगबोई, 1859 खंभात और 1959 खंभात और 1975 मुंबई हाई तेल, जो आपको याद रखने हैं। और कब भारत में पता चला कि पेट्रोल यहाँ पर है? तो 1866 में। देखिए भारत के अलावा मध्य पूर्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में भी तेल पाया जाता है। विश्व में तेल उत्पादक देशों में इराक का किरकुक और ईरान का मस्जिद सुलेमान, गज शारन, करमन शाह, लाली, सऊदी अरब में दमाम, कातिफ, अबकेक, बुक्का, कुवैत में बुरगान क्षेत्र सम्मिलित है। अभी सबसे ज़्यादा भारत किससे तेल मंगा रहा है? तो रूस से और सऊदी अरब से। ईरान से, इराक से भी मंगाता है। इराक से जो है कुछ कारण बस रुक गया है, लेकिन इराक से भी मंगाया जाता था। चलिए आगे चलेंगे। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम जो कि डिगबोई है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर समुद्री क्षेत्र है ना, ये समुद्री क्षेत्र, तो इसके कारण। और यहाँ
यहाँ देखेंगे तो यहाँ डिगबोई, नहरकटिया और हुंगरीगंज, मोरान, रुद्रसागर, निगरू एवं बोरहोल्ला मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। ये मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। गुजरात राज्य में अलकेश्वर, कलोल, बलोल, कोशांबा, मेहसाना, बकलोल, नवगांव इत्यादि मुख्य जो हैं तेल उत्पादक के लिए यहाँ पर उत्पादन केंद्र हैं। महाराष्ट्र में चलेंगे तो महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब में मुंबई हाई उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया। क्या नाम है? सागर सम्राट, जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नारीमानन एवं कोविल कप्पल में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिम राज्य राजस्थान में बाड़मेर बेसिन में मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। जो समुद्री इलाका में ज़्यादातर तेल आपको मिलते हैं, लेकिन बेसिन में भी मिलते हैं। ये याद रखना है। अरब सागर की और कौन है? तो मुंबई हाई है। तो आपको पश्चिम राज्य में इसके अलावा पश्चिमी राज्य में राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। जो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, चित्र को देखेंगे, कोयला कहाँ, तेल कहाँ, देखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये डिगबोई असम का क्षेत्र, यहाँ पर तेल सबसे पहले। उसके बाद हम कोयला को देखेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्षेत्र है। और यहाँ पर परमाणु देखेंगे तो परमाणु संयंत्र केंद्र जो है, ऊर्जा केंद्र, तो ये आपका है जो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और तापीय ऊर्जा केंद्र टी देख रहे हैं, बेंगलोर और जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये क्षेत्र में हैं। और HBJ गैस पाइपलाइन देखेंगे तो ये पाइपलाइन है जो कि मध्य प्रदेश, जो उत्तराखंड, दिल्ली, ये सब जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये भी पाइपलाइन है। तो ये हो गया, और कोयला क्षेत्र भी हमने देख लिया। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, ये सभी जो कच्चा तेल उत्पादक केंद्र, ये सभी क्या है? कच्चा तेल उत्पादक केंद्र है। कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है, ये तो आप जानते हैं कि कच्चा तेल क्या है? अशुद्ध तेल है। इसलिए इन उत्पादित तेलों का शोधन कर इसे विभिन्न उपयोग में लायक बनाया जाता है। ऐसे शोधन केंद्रों को तेल शोधनशाला कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रिफाइनरी, जिसको आप कहते हैं। तो तेल परिष्करण या तेल शोधनशाला कहा जाता है। देश में 18 से अधिक तेल शोधनशालाएं कार्यरत हैं। यह तथा निजी क्षेत्र के भी कई केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। बिहार में कहाँ है? तो बिहार में बरौनी ऐसा ही एक तेल शोधनशाला है। क्या है? एक ऐसा ही तेल शोधनशाला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वो अपनी बात जो है समाप्त करता है सुखविंदर। और यह जो है असम से आता है। कहाँ से? असम से तेल बरौनी में आता है। और आगे देखेंगे, उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। अब आपके समक्ष सुनीता अपनी बात रखेगी। ये ऊर्जा के कई अन्य स्रोतों की और आपका ध्यान आकृष्ट करेगी। देखिए, सुनीता आती है और सधी कदमों के साथ मंच पर पहुंची, माइक संभाला और कहना शुरू किया। आदरणीय शिक्षकगण, अतिथियों एवं साथियों, ऊर्जा के कई स्रोत जैसे प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को चलाने, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन, मशीनों को चलाने में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 700 अरब टन है। देश में कुल 3440 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण एवं विपणन किया जा रहा है। इसके जो है अंतर्गत हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कहाँ का है? तो विजयनगर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो 1730 किलोमीटर है। अगर आपको यहाँ करंट देखना है तो करंट में आप देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे जल विद्युत। तो जल विद्युत में देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र
1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए। सबसे पहला जो है जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो 1897 में दार्जिलिंग, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बाद में कावेरी नदी में शिव समुद्रम कर्नाटक में इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ, शिव समुद्रम नदी, याद रखेंगे, कावेरी नदी के शिव समुद्रम कर्नाटक में जो है इसका सफल परीक्षण होता है, व्यवस्थित रूप से उत्पादन शुरू होता है। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना द्वारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। सबसे पहला कहाँ जल विद्युत संयंत्र लगा, तो दार्जिलिंग में। उसके बाद कहाँ, शिव समुद्रम के कावेरी नदी, कहाँ पे, कर्नाटक में। इनमें से देखेंगे तो भाखड़ा नागर परियोजना कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये कहाँ है, तो दामोदर नदी पर है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर। हीराकुंड परियोजना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किस पर है, तो महानदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। इन परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है, इसीलिए आपको बोले कि ये बहुत बार पूछा गया है। हीराकुंड परियोजना क्या है, तो विश्व की सबसे लंबी परियोजनाओं में से एक है। विश्व में सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है। जबकि आप भाखड़ नागर देखेंगे तो भाखड़ नागर क्या है, 225 मीटर ऊंचा, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। ऊंचा बोलेगा तो बोलिएगा भाखड़ नागर, और सबसे लंबा बोलेगा तो विश्व की हीराकुंड परियोजना। ये किस पर है, तो महानदी पर है। वही भाखड़ा नागर कहाँ है, तो सतलज नदी पर है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे चलेंगे ताप विद्युत के बारे में। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। किससे किससे, कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से। देश के प्रमुख विद्युत ताप कहाँ कहाँ हैं, तो कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक और रातू, बोकारो, ये सब जो हैं ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो पेट्रोलियम और कोयला और प्राकृतिक गैस की सहायता से बिजली को ताप विद्युत का, मतलब जो बिजली उत्पादित होती है उसी को हम ताप विद्युत कहते हैं। तो यहाँ पर भी मिलता है, सिगरौली, फरक्का, बरौनी में भी आपको मिलते हैं। चलिए, अब परमाणु ऊर्जा देखेंगे। इसके भी बारे में आपको हम बता दें कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है, जो पिचवलैंड में पाया जाता है। कहाँ पे, पिचवलैंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। यूरेनियम कहाँ मिला है, तो राजस्थान में मिला है, और ये आपको याद रखना है। और जो यहाँ पर जो भी आपको करेंट में है, ये जो कहाँ पर क्या मिला है, यूरेनियम, लिथियम कहाँ मिला है, तो आपको मिला है कहाँ पे, तो लद्दाख में मिला है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार जो है करेंट में पूछ लेगा। तो पहला यहाँ पर ये भी याद रखना है कि पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। पहला बताइएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर में। कब हुआ, तो 1955 में महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। इसके बाद राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान में, और कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, और काकरापारा गुजरात में। ये जो है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये आपको कह देगा कि किसके बाद कौन हुआ है, ये बताइए आप। और कहाँ पर है ये भी पूछ लेता है, कहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर हम एक बार पुनः बताएंगे आपको, पहले इसको समाप्त करते हैं। ये हो गया काकरापारा गुजरात में, केंगा कर्नाटक में, कोलम जो है तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए शुरू से हम पढ़ते हैं। देखिए, देश में यूरेनियम ऊर्जा का प्रमुख कच्चा माल है, आप तो जान रहे हैं, और जो पिचवलैंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार है, और फलतः जो है पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। कहाँ पे, तो तारापुर महाराष्ट्र में पहला। और इसके बाद क्या होता है, राणा प्रताप सागर केंद्र कहाँ, कोटा राजस्थान, याद रखेंगे, राणा प्रताप याद रखिएगा, कोटा राजस्थान। कलपक्कम बोलेगा तो तमिलनाडु जाइएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोरा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश आइएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। केंगा कर्नाटक में, और कोलम कहाँ है, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में स्थापित है। चलिए, अब हम आगे चलेंगे
उद्घोषक महोदय ने पुनः कहा, दोस्तों अब आपके सामने ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में डेविड अपनी बात कहेंगे। हमने पारंपरिक स्रोत के बारे में अभी तक पढ़ा था, अब गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में हम 2 प्रकार थे, तो 2 प्रकार में हम दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। स्टेज पर जो है डेविड आता है। देखिए लिखा गया है कि वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे जो हैं कई स्रोत खोजे गए हैं जिनके भंडार असीमित हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, इसीलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। गैर पारंपरिक स्रोत में क्या है, तो नवीकरणीय स्रोत, अक्षय स्रोत जो कि कभी खत्म नहीं होता और ये असीमित हैं। आगे है कि इन स्रोतों में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा शामिल है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट मतलब कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर है, तो गुजरात के भुज में लगाया गया है। पृथ्वी के अंदर आपने पढ़ा था कि प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान में वृद्धि होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है कि 32 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे गहराई में तो 1 डिग्री जो तापमान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बढ़ जाएगा और इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है और इसी के जो है इसकी दृष्टि से आप भीतर में देखेंगे, पृथ्वी के भीतर तो ऊर्जा या ताप संग्रहित हैं। कितना किलोमीटर जाएंगे अंदर तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 32 किलोमीटर चलेंगे तब। देखिए इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पोंगा घाटी और मध्य प्रदेश के ताना पानी में ये से संयंत्र हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा है के संयंत्र लगे हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पोंगा घाटी और मध्य प्रदेश के ताता पानी में लगा हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे, तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। जो तेज पवन बह रही है तो उससे ऊर्जा अगर हम उत्पादित कर रहे हैं तो पवन ऊर्जा कहलाता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसके जो है दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता लगभग कितना, तो 50,000 मेगावाट है। कितना उत्पादन क्षमता है, तो 50,000 मेगावाट। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। कहाँ पे, तो गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो पवन ऊर्जा का लगाया गया है। देखिए देश के तटीय भागों में जहाँ हवाएं तेज गति से चलती है, पवन ऊर्जा विकास की अच्छी संभावनाएं रखती हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। तटीय भागों में आने वाली ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। जो तटीय भाग में, समुद्र का भाग है, ये तटीय भाग में है, तो यहाँ से तटीय भागों में आने वाली ज्वार से पैदा की जाने वाली, ज्वार आप तो समझ रहे हैं ना, जो समुद्र का जो पानी ऊपर जाता है तो उसको ज्वार कहते हैं और खींचता है तो उसको भाटा कहते हैं, ये तो आप समझते हैं। तो ज्वार से होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावनाएं हैं। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव जो है ज्वारीय ऊर्जा है। खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। अब देखेंगे संसाधन का संरक्षण हम कैसे करेंगे। तो डेविड ने आगे कहा कि मित्रों, मैं अब आपका ध्यान ऊर्जा संरक्षण की ओर दिलाना चाहूँगा। ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत परंपरागत स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है, परंतु इनकी आवश्यकता एवं ज़रूरत हमेशा रहेगी। मानव के लिए ऊर्जा आवश्यक है, इसीलिए आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का संरक्षण करें। इसके लिए हम लोगों को कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। आप
भी दोहराइए। देखिए, पहला, हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इसके विकल्पों की खोज कर उसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। बिना ज़रूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के नए भंडारों की खोज करेंगे। और अंतिम है कि ऊर्जा का खुद मितव्ययितापूर्वक उपयोग करेंगे तथा इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे। सबने दोहराया। ऐसा ही करने का आग्रह करके धन्यवाद के साथ डेविड ने अपनी बात समाप्त की। उद्घोषक ने सभी बच्चों को उनके वक्तव्य के लिए धन्यवाद दिया तथा इसका श्रेय भूगोल विषय के शिक्षक गोविंद जी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन कराने की सलाह दी ताकि सभी बच्चे का ज्ञानवर्धन हो सके। और इस सबको इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। सारे ये काम हो गए समाप्त। चलिए, अब आपका है क्वेश्चन। आप बताइएगा कि कहाँ पर क्या है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम खाली स्थान भी भर देंगे इस बार, कोई बात नहीं है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन है हम इसको कर देंगे। जो मिलान वाला भी है उसको भी हम कर देंगे। लेकिन आपको एक बार हम पुनः कहते हैं कि एक बार इस चैप्टर को पुनः पढ़िएगा। यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा। कि पहला क्वेश्चन आपका है कि गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। बताइएगा। गोंडवाना के बारे में अभी तो आपने पढ़ा है। तो क्या है, कैसा मिलता है, तो कोयला। क्या मिलता है, कोयला मिलता है। दूसरा देखेंगे, कोयला का सर्वोत्तम किस्म क्या है, तो एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट, तब बिटुमिनस, तब लिग्नाइट, तब पीट। ये कोयला के सर्वोत्तम किस्म में से सबसे अंतिम में पीट आता है। आगे चलेंगे, जो रोली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। आपको हमने बोल दिया था ना कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्यझरिया झारखंड में है। ये क्वेश्चन ऐसे करके बहुत बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, हुंगरी जन में किसका उत्पादन होता है। तो हुंगरी जन में किसका उत्पादन होता है, तो बताइएगा। कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम। किसका होता है, तो हुंगरी जन में पेट्रोलियम का होता है। पाँचवा देखेंगे, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है कौन सा जगह है, तो लांबा। कहाँ पर, तो ये देख रहे हैं, ये लांबा। पूंगा घाटी प्रसिद्ध है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि पूंगा घाटी के बारे में कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भूताप के लिए। किसके लिए, तो भूताप के लिए। यह आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर खाली स्थान है उसको भी भर देते हैं। चलिए, खाली स्थान है कि कल्पक्कम। चलिए, कल्पक्कम के बारे में यहाँ से क्वेश्चन इतना बार पूछा है कल्पक्कम का। प्रीवियस उल्टा कर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कल्पक्कम कितना बार पूछा है। कल्पक्कम डैश ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो परमाणु। क्या है, परमाणु। भाखा नागर डैश मीटर देखिए ऊपर आपने को बताया था ना कि भाखा नगर डैश मीटर ऊंची परियोजना है। मीटर में क्वेश्चन पूछ दिया है, कितना मीटर ऊंची परियोजना है भाखा नगर। यहाँ पर चलेंगे और आंसर यहाँ पर से हम ले लेंगे भाखरा नागर का। देखिएगा, तो ये भाखरा नागर परियोजना, देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो कितना मीटर है, तो देख सकते हैं 225 मीटर। भाखरा नागर कितना, 225 मीटर भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन अंकलेश्वर में किया जाता है, तो तेल का। मथुरा तेल शोधक का केंद्र किस राज्य में है, डैश राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश पर विकसित है, तो किस पर है, तो महानदी। कहाँ पे, तो महानदी नदी पर ये परियोजना। ये आप देख सकते हैं हीराकुंड परियोजना। जल में चलेंगे, जल के बारे में, जल ये हीराकुंड है, देख रहे हैं, ये हीराकुंड। ये हीराकुंड। चलिए, तो अब हम चलेंगे कहाँ पे, तो ये आपका हो गया। अब टोटल हो गया। अब बचा है तीसरा का मिलान करेंगे। तीसरा मिलान करिएगा कि
एक मिनट रुकिए। चलिए मिलान करिए तीसरा का कि पहला मोह पानी, मोह पानी का क्या हो जाएगा? मोह पानी जो है कोयला, मोह पानी कोयला। रुद्र सागर, रुद्र सागर क्या क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, देखेंगे पेट्रोलियम। और जो फरक्का, फरक्का के बारे में आपको बताया भी, ताप विद्युत, ताप विद्युत। और तारापुर, तारापुर क्या है? परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। और ततापानी है, ततापानी तो अभी अभी ने पढ़ाई तथ्य है कि सौर ऊर्जा के लिए ये है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त, ठीक है। और अब आप क्या करिएगा? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमने हर संभव कोशिश की कि चलते मतलब समझाते और जो है धीरे धीरे चलेंगे। तो मिलिए अगले चैप्टर में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है।